हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अनमोल का अपार्टमेंट। रिया चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। अनमोल उसके लिए कॉफ़ी लाकर कॉफ़ी टेबल पर रखता है, जिस पर रिया अपना चेहरा फेरते हुए कहती है, चॉकलेट शेक चाहिए। मैंने कॉफ़ी पीना बंद कर दिया है। अनमोल रिया की बात पर बोला, रिया आई एम नॉट टीनेगर बॉय, और ना ही मुझे ये तमाशे पसंद है। तमाशों में मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो? पिछले 1.5 महीने से ना मैसेज ना कॉल, यूनिवर्सिटी में देकर मुस्कुराना भी नहीं है। तो आप बताओ, किस एंगल से हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं? रिया ने अनमोल को घूरते हुए कहा। अनमोल रिया की बात पर गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगा तुम्हें फ्रीडम चाहिए, और जो मैंने तुम्हें दिया, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने करियर पर फोकस करो। रिया नम आंखों से अनमोल की तरफ देखते हुए, करियर का बहाना बनाकर मुझे खुद से दूर कर रहे हो ना? तो ठीक है, आज के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अनमोल रिया के पास बैठकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, रिया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कंट्रोल करें। आई ट्रस्ट यू एंड आई एप्रिशिएट योर ऑन वर्क। रिया अनमोल के सीने से लगते हुए बोली, मुझे आपके साथ घूमने जाना है। सो बी रेडी, वी कैन गोइंग टू आमू सीमेंट पार्क फॉर फन। अनमोल ने रिया की बात सुनकर कहा। रिया सिर उठाकर अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, पक्का या? अनमोल ने अपना सिर हिलाकर कहा, जिस पर रिया अपना फ़ोन निकालते हुए बोली, मैं वापी, विक्की और अदिति के साथ उनके घर जो बच्चे आए हैं उन्हें भी बुला लो तो क्या? अनमोल रिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, रिया, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। रिया अनमोल की बात सुनकर बोली, हम डेट पर जा रहे हैं? मुझे पता है, लेकिन हम साथ में जा रहे हैं। किसी को मत बुलाओ, मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। अनमोल ने रिया की बात को बीच में काट उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा। रिया अनमोल की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है तो अनमोल सोफे से उठते हुए कहता है, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट शेक लेकर आता हूँ। फिर हम अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकलेंगे। रिया अनमोल की बात पर बोली, आप अभी भी कुछ भूल रहे हो। अनमोल सिर घुमाकर रिया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है, सही वक्त पर मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर ठीक है, और अगर नहीं बताया तो? रिया ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, जिस पर अनमोल उसके गाल को खींचकर बोला, मैंने कहा ना, बता दूंगा, अब इरिटेट मत करो। रिया अनमोल के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोली, उस पड़ोसन से दूर रहिए। बता रही हैं, उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। ये सुनकर अनमोल रिया के सामने खड़ा हो सिर झुकाकर रिया के गाल के सहलाते हुए बोला, मैं तो उससे बात भी नहीं करता। अच्छा, तो अभी जो मैंने बाहर से देखा वो क्या सपना था? रिया ने अनमोल को घूरते हुए कहा, जिस पर अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, वो ग्रॉसरी खरीद कर ला रही थी और आप वहाँ पर टहलने के लिए निकले थे। ठीक कहा ना? तो आप जैसा नहीं, एक नेक दिल का इंसान एक अबला नारी की मदद करने के लिए आगे बढ़ आए हैं। रिया ने अनमोल के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए कहा। ये सुनकर अनमोल रिया के ऊपर झुकते हुए बोला, रिया, आर यू जेलेशियस? रिया अनमोल के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, पहले तो मैं चिपकना बंद करो, और कोई अलाउंस नहीं है। जिसे देखकर अनमोल रिया के हाथ को हटा सोफे पर प्रेस करते हुए बोला, अगर तुम बेवकूफ़ों की रानी और बदसूरती की मालकिन बनना जाओगी ना, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। रिया आंखें भरी कर अनमोल के घूरते हुए बोली, मैं आपको बदसूरत लगती हूँ? माना कि बेवकूफ़ लगती हूँ पहले से, अब बदसूरत भी लगी। ये सुनकर अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था, बहुत घटिया एग्जाम्पल था। रिया ने अनमोल को धक्का देते हुए कहा। रिया के धक्का देने पर अनमोल इंच भी नहीं हिलता और अपने हाथ को अपने गले में डालकर उसे कमर से पकड़कर किस करता है तो रिया अपने पैर उसके कमर पर लपेट लेती है। अनमोल रिया की गोद में उठाए बोला, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मुझे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर रिया उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, मैंने आपको कब इग्नोर किया? पिछले 1.5 महीने से तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। दैट्स वाई आई एम गेटिंग हार्ड नो दैट आई हैव यू। तो रात को कैंडल नाइट डिनर पर
चलेंगे, एम्यूजमेंट पार्क वाला प्लान कैंसिल करते हैं। अनमोल ने रिया को कमरे में ले जाते हुए कहा। अनमोल की इस बात को सुनकर रिया को अपने बॉडी में गोज बम्स फील होने लगते हैं और वो अपने अनमोल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देती है तो अनमोल उसे किस करने के लिए अपने होठ आगे बढ़ा देता है, जिन्हें देखकर रिया भी आंखें बंद करके उसके होठों पर किस करने लगती है। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर वर्मा केविन मीरा का अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर चल रहा था और कशिश भी वहीं अल्ट्रासाउंड रूम में था। कशिश स्क्रीन की तरफ देखते हुए मीरा की तरफ देखकर बोला, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्या? मीरा कशिश की बात सुनकर बोली, कल रात को मैंने डिनर किया था, बाकी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। कशिश मीरा की बात सुन हैरान होकर बोला, तुम ऐसा वैसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना, तुमसे ही बच्चे को खाना मिलता है और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, दोपहर हो चुकी है। डॉक्टर वर्मा कशिश की बात सुनकर बोले, मिस्टर मित्तल, अल्ट्रासाउंड के वक्त प्रेग्नेंट लेडीज खाना नहीं खाती क्योंकि इससे चीज़ क्लियर आने में दिक्कत होती है। आपको ये छोटू सा बच्चा नज़र आ रहा है, खाने के पाचन ना होने पर ये नज़र नहीं आता। ये कहते हुए डॉक्टर वर्मा स्क्रीन की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर कशिश अपना सिर हिला देता है और स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। कुछ देर में उसका अल्ट्रासाउंड पूरा हो जाता है और वो कशिश के साथ उनके केबिन में आ जाती है। डॉक्टर वर्मा कुछ मेडिसिन लिख कर कशिश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये कुछ दावों की लिस्ट है और इसमें वोमिट की मेडिसिन भी शामिल है। अगर आपकी वाइफ को वोमिटिंग हुई तो उसे खिला दीजिएगा। कशिश डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला थैंक यू कहकर मीरा के साथ उसके केबिन से बाहर आ जाता है। कशिश मीरा के हाथ को पकड़ चलते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, हम मेडिकल से दवा लेकर निकलते हैं, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। कशिश की बात पर मीरा अपना सिर हिला देती है और दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। कशिश मेडिकल के पास कुर्सी पर मीरा को बैठा कर बोला, तुम बैठो, मैं दवा लेकर आता हूँ। मीरा अपना सिर हिला देती है कि उसके सामने सीमा आ जाती है, जो कि डॉक्टर के कोर्ट में थी। सिया मीरा को देखकर सरप्राइज होते हुए बोले, हाय मीरा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मीरा सिया के बात पर खड़ी हो अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाय, आई एम ऑल राइट और हाउ आर यू? फाइन। तुम कुछ बदली सी लग रही हो। सिया ने मीरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, जिस पर मीरा अपने पेट पर हाथ रखते हुए सिया से बोली, हाँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सिया हैरान होकर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, हमारे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट है, सोचकर हंसी आती है। तुम कहाँ बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, इंडिपेंडेंस रहोगी, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियोगी, और आज तुम प्रेग्नेंट हो। वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहा है? कहीं तुम्हें छोड़कर तो नहीं भाग गया? इतना कहकर सिया फिर से हंसने लगती है। मीरा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, चल तो कम से कम अपने पति के बच्चे के पाल रही हूँ, तुम्हारी तरह तुम्हारे शुगर है दी के नहीं। ये सुनकर सिया के चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है और मीरा को घूरते हुए कहती है, तमीज़ से बात करो मीरा सारंग, तुम इस तरीके से घटिया इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकते। मीरा सिया को इग्नोर करके बोली, मिर्ची लगी ना? मुझे भी लगे जब तुमने बकवास किया। तुम्हें क्या पता एक माँ बनने का सुख क्या होता है? किसी बच्चे का मुंह से माँ सुनकर देखना, पता चल जाएगा। तभी कशिश मेडिसिन लेकर मीरा के पास उसके हाथ को पकड़ कर बोला, चले, तुम बोर तो नहीं हो गई ना? मीरा अपना सिर नहीं में हिला कर बोली, मैं बोर नहीं हुई थी, मेरी एक क्लासमेट मिल गई थी, बस उसी से बात कर रही थी। वैसे आप तो इसे जानते ही होंगे, आपकी प्यारी ब्यूटीफुल सी नर्स डॉक्टर बन गई है। कशिश मीरा की बात सुन सिया की तरफ देखकर याद करने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी बट मुझे याद नहीं है। सिया कशिश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, हेलो, मैं मीरा के अच्छी फ्रेंड हूँ और आपसे भी बात हो चुकी है मेरी। कशिश सिया की बात सुन मीरा की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे और शायद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं इनसे मिल चुका था, बट मुझे इनका नाम भी याद नहीं है। मीरा कशिश के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं,
वो बुरा नहीं मानेंगे। चले हम, मुझे बहुत भूख लगे। कशिश अपना सिर हिलाकर एक नज़र सिया को देख मीरा को हाथ को पकड़ उसे ले जाता है। सिया जाते हुए मीरा के देख अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके नफरत से बोली, इस मीरा सारंग की किस्मत किस पेन से लिखी है? इसे सारे हैंडसम और अमीर लड़के कैसे मिल जाते हैं? पहले सुधांशु अवस्थी और अब ये कशिश मित्तल। इतना कहते हुए सिया अपने केबिन की तरफ गुस्से में चली जाती है और देखती है उसका सीनियर कुर्सी पर बैठा हुआ था। अपने सीनियर को देखकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, हेलो डॉक्टर। आपका सीनियर सिया को देख अपने पैंट की जीप खोलते हुए बोला, दरवाज़ा बंद करो। सिया अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर दरवाज़ा बंद करके कोट निकालते हुए अपने सीनियर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। शाम का वक्त सारंग विला में मृत्युंजय ऑफिस से घर आ चुका था। मेन हॉल में वैशाली बैठी सूजी का हलवा खा रहे थे, जिसे देखकर मृत्युंजय कमरे की तरफ जाते हुए बोला, ज़्यादा मत खाओ मोटी, वरना फट जाओगी। वैशाली जो कि प्रेगनेंसी के कारण थोड़ी मोटी हो गई थी और उसके गाल बिल्कुल चपी हो गए थे। मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, हमारे खाने पर क्यों नज़र लगा रहे हो? जिसे सुनकर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, एक बात बताओ, कुछ देर में डिनर का वक्त हो जाएगा। तुम इतना सारा खाने के बाद डिनर किस पेट में खाओगे? जिस पर वैशाली मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, हम खाना खाकर पेट भरते हैं, आपकी तरह दिमाग खाकर नहीं, और हम अपने मुंह से खाकर पेट में भरेंगे, समझे? जलनखोर कहीं के। विप्लव किचन से लाकर मोमोज कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए वैशाली के बगल में बैठकर बोला, मोमोज। मृत्युंजय विप्लव को देखकर बोला, बस जानवरों की तरह खा कर बॉडी शेप की ऐसी की तैसी कर लो। विप्लव मृत्युंजय की बात सुनकर वैशाली की तरफ देखकर बोला, वैशाली, तुम्हें नहीं लगता भाई बाप बनने के बाद माँ मौसी बात कर रहे हैं जो अपने कामचोर बच्चों को सुनाती है? मृत्युंजय विप्लव की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें औरत नजर आता हूँ जो मैं तुम्हें माँ जैसा सुना रहा है? विप्लव मोमोज उठाकर अपने मुंह में भरते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, आप बिल्कुल हिटलर अम्मा जैसे लगते हो। जाओ भाभी कमरे में। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद अदिति अपनी ट्रेनिंग से वापस आती है और काफ़ी थकी हुई लग रही थी। विप्लव अदिति को देखकर जल्दी से सोफे से खड़ा हो पानी गिलास में भर अदिति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बनी पानी पी लो। अदिति सोफे पर लीन होकर बैठते हुए विप्लव के हाथ से पानी लेकर पीते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, थैंक यू बापी। विप्लव अदिति के कंधे से उसका बैग उतार कर कॉफ़ी टेबल पर रख उसके कंधे को दबाते हुए बोला, भारी ट्रेनिंग ज़्यादा हो गया था क्या? वो नेशनल की तैयारी चल रही है ना, इसलिए कूच बिल्कुल भी तरस नहीं दिखा रहा है। अदिति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर विप्लव अदिति की तरफ देख ऐसा लगता है जैसे कूच की खटिया खड़ी करनी पड़ेगी। जिस पर वैशाली विप्लव को देखते हुए बोले, ऐसा मत करना, वो अदिति का गुरु है, अदिति में प्रॉफिट छुपा है, अभी वो खुद मेडल जीत कर आएगी, फिर हम लोगों के जब बच्चे होंगे हम उसे अदिति पर इंस्पायर होने की ट्रेनिंग देंगे, फिर वो लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे। अदिति वैशाली के बात पर धमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली, इसका मतलब हम लोगों के बच्चे मुझे इंस्पायर होंगे? मैं ताकतवर हूँ? ये कहते हुए अदिति अपने मसल्स दिखाने लगती है, जिस पर विप्लव उसके मसल्स को छूते हुए अदिति से कहता है, बनी तुम्हारे मसल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पीछे से शोभित एक थप्पड़ विप्लव के सिर पर मारते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ को क्यों छू रहे हो? विप्लव सिर घुमाकर शोभित की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोला, मैं तो बस उसके मसल टच कर रहा था, मुझे भी तुम्हारे मसल टच करने का मन कर रहा है, करूँ क्या? शोभित ने विप्लव के बाजू को पकड़ते हुए कहा, जिस पर विप्लव जल्दी से शोभित से दूर होकर बोला, भाई मैं छोटा भाई हूँ आपका, आप इस तरीके से मुझे मार नहीं सकते। शोभित विप्लव को उंगली दिखाते हुए बोला, मेरी बीवी को अनबरन चीज़ों मत दिखाओ, फिर वो अजीब बातें करती है। जिसे सुनकर विप्लव शरारत भरी नज़रों से अदिति की तरफ देख कर बोला, अदिति क्या शरारत भरी बातें करती हो तुम भाई से? जिस पर अदिति मुंह बनाकर बोली, मैं नॉटी बातें करती हूँ तो तुम्हारे भाई को भी करनी चाहिए, लेकिन वो तो शर्मीले प्रसाद है। शोभित अदिति के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, तुम चुप रहोगी या कमरे की सारी बात यहाँ पर कहोगी?
जिसे देखकर वैशाली शोभित से बोली, तुम्हारी बीवी बड़ी प्यारी है, इसलिए उसके पेट में कुछ नहीं पचता। तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है कि मेरी बीवी के पेट में कुछ नहीं पचता? शोभित ने वैशाली से पूछा, जिस पर वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, हो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को तो मज़ा आवत है ना। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर उसे ले जाते हुए वैशाली से बोला, तो तुम जाकर अपने पति के साथ नोटी बातें किया करो। वैशाली शोभित की बात पर मुंह बनाकर विप्लव की तरफ देख कर बोली, कभी कभी लगता है कि बड़का भैया और इस शोभित बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। विप्लव वैशाली की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं है। मेरे भाई का गुस्सा अल्ट्रा लेवल का होता है। शांत है तो उससे शांत कोई नहीं है, इसलिए भाई को उसके भड़काने की ज़रूरत ही नहीं है। और तुम मुंह क्या चला रही हो, मोमोज पर फोकस करो ना। इतना कहकर विप्लव मोमोज वैशाली की तरफ बढ़ा देता है तो वैशाली अपना सिर हिलाकर मोमोज खाने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।